Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, आप उनके जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। एक तो ये कि क्या मुझे इसी फॉर्मेट में वीडियोस बनानी चाहिए, यानी कि जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ, क्या इसी फॉर्मेट में बनानी चाहिए या वी शुड ऑल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स द NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यू कैन टेल दैट। एंड एक्चुअली मेरे पास अभी कम रिसोर्सेज हैं, जैसे जैसे कुछ हेल्प मिलती जाएगी मुझे, सो आई अपडेट दैट ऑल्सो। कि ये भी बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, और अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है, यानी कि अगर आप लोगों को किसी चैप्टर कोई समझ नहीं आ रहा, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द करिकुलम ऑफ क्लास 8th 9th 10th 11th एनीथिंग, 11th 12th तो स्ट्रीम दूसरी हो जाएगी। फिर 11th 12th में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से अगर कोई चैप्टर है आपका और जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन जस्ट कमेंट इट बिलो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड विदाउट जस्ट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome to the part 2 of the chapter Agriculture from your Geography book class 8 NCERT। अभी इसके अंदर लास्टली हमने क्या पढ़ा था, प्लांटेशन, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी थी बेसिकली। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये उसका सेकंड पार्ट में कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में। एग्रीकल्चर तो हमने समझ लिया, एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे टाइप्स का होता है, क्या क्या मेथड होते हैं एग्रीकल्चर में, और क्या सिर्फ प्लांट्स और मतलब क्रॉप्स को ही उगाया जाता है या कुछ एनिमल्स भी होते हैं, वो सब हो चुका। अब कुछ मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे, यानी कि अब ना थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और इजी भी है। मेजर क्रॉप्स में क्या होता है, देखो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन ग्रो हो रही है, तो हमें बहुत सारी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स चाहिए ताकि हम उस पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा कर सकें। क्रॉप्स जो हैं और क्या क्या हेल्प करती हैं, एक तो ये, दूसरा रॉ मटेरियल सप्लाई करती है फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे एग्रो बेस्ड में जैसे कि ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ब्रेड किसके ऊपर बेस्ड है, वीट के ऊपर, वीट की ग्रोथ के ऊपर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। और क्या क्या हो सकती हैं, डेयरी भी सारी जो है वो भी आई थिंक एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी वो एनिमल्स को रियर करते हैं। अब इसके बाद कुछ मेजर फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फाइबर क्रॉप्स फूड क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम जो ह्यूमन्स है वो कंज्यूम कर लें एज फूड। फाइबर क्रॉप्स होती हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, जूट, कॉटन। बेवरेज क्रॉप्स जिनको हम ड्रिंक करते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अब सबसे पहले जो क्रॉप आती है वो है राइस। राइस जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे मेजर फूड क्रॉप है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाली जो क्रॉप है वो है राइस। ये एक स्टेपल डाइट है ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इनकी ये जो है स्टेपल डाइट है। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो नॉर्थ इंडिया में क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं ना वीट की, तो वो हमारी स्टेपल डाइट है। ऐसे ही जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ की राइस स्टेपल डाइट है। अब राइस को उगाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए। राइस को कब उगाते हैं, राइस को उगाते हैं हम बारिश के मौसम में, अराउंड जुलाई, तो हाई रेनफॉल होती है और उस टाइम पे हाई टेम्परेचर भी होता है और ह्यूमिडिटी तो रहती है एनवायरनमेंट में। और ये कौन कौन सी मिट्टी में उगता है, वो है, इसके लिए बेस्ट सूटेबल सॉइल है एलुवियल एंड क्लेई सॉइल, जो कि पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। चाइना जो है मेजर प्रोड्यूसर है राइस का, उसके बाद आता है इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सारे जो है मेजर प्रोड्यूसर हैं। इनमें से आपको पता है क्या है, इसमें आपको ना थोड़ा समझ लो कि कौन कौन सा एरिया मेजर प्रोड्यूसर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस क्रॉप को उगाने के लिए। ऐसा क्रैमिंग मत करो, आप समझ लो बस
कि एक माइंड के अंदर एक इमेज सी बना लो, उससे आपको आराम से समझ में आने लग जाएगा। देन हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है वीट। वीट को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। जब वो वीट को उगाया जाएगा तो उसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल भी चाहिए और मॉडरेट बीच एवरेज सा टेम्परेचर भी चाहिए। अब और क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब उसको काटा जाए वीट को तो उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। अब अगर हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो, जब वीट को उगाया जाता है, जब कौन से मौसम में उगता है वीट? अराउंड कौन से सीज़न में उगता है? अराउंड नवंबर मंथ। तो उस टाइम पे क्या होता है? बारिश भी कभी कभी हो रही होती है और मॉडरेट सा टेम्परेचर होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी। और जब वीट को काटा जाता है, यानी कि जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल मंथ के अराउंड, तो उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन होती है। और इसको कैसी सॉइल चाहिए? वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी सॉइल्स की कैटेगरी आती होंगी जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी। और ये इसके मेजर प्रोड्यूसर्स की अगर बात की जाए तो USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, इंडिया। इंडिया के अंदर जो वीट है वो विंटर के अंदर उगाई जाती है। अब बात करें अगर मिलेट्स की। मिलेट्स क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन्स, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं। इनको कैसी सॉइल चाहिए? लेस फर्टाइल। ऐसी बहुत ज़्यादा इनकी फर्टाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फर्टाइल सॉइल की। सैंडी सॉइल में भी ये उग जाते हैं। इनको कम रेनफॉल चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा भी टेम्परेचर चल जाता है इनको, और एडिक्वेट रेनफॉल, यानी कि थोड़ी बहुत इनको रेनफॉल भी चाहिए। और इसमें क्या क्या आएंगे? जवार, बाजरा, रागी, ये इंडिया के अंदर एज मिलेट्स उगाए जाते हैं। और कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर हैं? नाइजीरिया एंड चाइना। अब देखो राजस्थान की साइड में क्या होता है? राजस्थान की साइड कैसी सॉइल है? सैंडी सॉइल है, लेस फर्टाइल है और हाई टेम्परेचर, हाई मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे ये मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेज़ की, मेज़ यानी मक्का। अब इसकी खेती के लिए आपको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल भी एवरेज, लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसको जो है बहुत ज़्यादा सनी डेज चाहिए। और सॉइल की अगर बात की जाए तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया और इंडिया में। अब अगर हम कॉटन की बात करें, हमारी नेक्स्ट क्रॉप है कॉटन। इसको चाहिए हाई टेम्परेचर। कॉटन कहाँ उगती है? एक बार ना ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि कौन सी इंडिया के कौन से पार्ट में उगती है, उधर कैसा टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो उससे आपको ना अपने आप समझ में आ जाएगा, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री यानी कि उस टाइम पे जो है ये तूफ़ान और ये बर्फ़बारी नहीं होनी चाहिए, ऐसे 210 दिन चाहिए इनको। कौन सी सॉइल में उगते हैं? ये तो जब आपने ब्लैक सॉइल पढ़ी होगी ना, तभी उसमें मेंशन किया जाता है हर जगह कि ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन उगती है, ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन फेमस है। कॉटन ब्लैक सॉइल के अंदर ही उगती है और एलुवियल सॉइल के अंदर। कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ हैं? चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। अब आप इसमें आपने देखा हो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हर एक उसमें आ रही हैं मोस्टली, तो उन कॉमन नाम्स को जो है ना, कॉमन नेम जो है उनको आप याद कर सकते हो, जैसे चाइना, ब्राज़ील, USA, इंडिया। और कॉटन जो है एक मेन रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि जहाँ से कॉटन के कपड़े बनते हैं, उसका मेन रॉ मटेरियल है कॉटन। अब इंडिया के अंदर कहाँ उगाई जाती है? मोस्टली गुजरात और महाराष्ट्र इसके मेन सेंटर्स हैं। तो उधर कैसा टेम्परेचर होता है? उधर भी हाई टेम्परेचर होता है, ब्राइट सनशाइन मिलती है और लाइट रेनफॉल होती है। महाराष्ट्र में अपर साइड में बात की जा रही है। और अब हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है, दैट इज़ जूट। जूट को एक दूसरा नाम दिया गया है, जूट का दूसरा नाम है गोल्डन फाइबर। ये आप याद रखना, बाद में भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जूट का अदर नेम क्या है? गोल्डन फाइबर।
ये जो है एल्यूवियल सॉइल के अंदर उगाई जाती है। जूट बेसिकली बंगाल जो रीजन है ना उस साइड उगाई जाती है। हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बंगाल का भी ऐसा ही क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, रेनफॉल भी हाई होती है, ह्यूमिडिटी रहती है एनवायरनमेंट में। तो इसके मेन प्रोड्यूसर कौन कौन है? इंडिया और बांग्लादेश। और पहले तो जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तो जो पूरा बंगाल है वो फेमस ही जूट के लिए होता था। फिर पार्टीशन हुआ तो वो उसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश को चला गया और कुछ इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल बन के रह गया। इसलिए ये दोनों जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट हमारी क्रॉप आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी तो सब पीते हैं, कॉफ़ी और टी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वार्म एंड वेट क्लाइमेट। वार्म और वेट क्लाइमेट। वेट कैसा होगा? यानी कि बारिश होनी चाहिए उधर। वेल ड्रेन लोमी सॉइल के अंदर ये उगेंगी। ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हिल जो स्लोप्स हैं यानी कि स्लोप्स के ऊपर ज़्यादा सूटेबली कॉफ़ी को उगाया जा सकता है। ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडिया के अंदर। ब्राज़ील की तो कॉफ़ी वैसे भी फेमस है, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडिया, ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। हिल स्लोप्स इनके लिए मोस्ट सूटेबल हैं। देन हमारी आती है टी। चाय तो इंडिया का सबसे पहला प्रेम। टी जो है एक बेवरेज क्रॉप है और इसको प्लांटेशंस में उगाया जाता है। प्लांटेशन हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे एक ही क्रॉप को लार्ज अमाउंट में उगाया जाए, तो इसकी टी की प्लांटेशंस होती हैं। इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, श्रीलंका से भी कुछ कनेक्शन है इसका, वो कभी और बताऊंगी मैं। तो कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैवी रेनफॉल। ठंडा क्लाइमेट चाहिए इनको, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैवी रेनफॉल अच्छी खासी जो है इनको रेनफॉल चाहिए। वेल ड्रेन लोमी सॉइल। कॉफ़ी और टी दोनों वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए इनको। और जेंटल स्लोप्स, यानी कि ये भी क्या प्रेफर करती है कि स्लोप्स हों तो अच्छे से उगूंगी मैं। लेबर इन लार्ज नंबर टू पिक द लीव्स। ये चीज़ का ध्यान रखना, जो टी है ना उसकी पत्तियों को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबर की ज़रूरत होती है। और इसकी मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर है केन्या, इंडिया, चाइना और श्रीलंका। इंडिया, चाइना, श्रीलंका आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना है इनको याद करने के लिए, कुछ कॉमनलिटीज़ ढूंढना। जैसे कुछ क्रॉप्स में वेल ड्रेन लोमी सॉइल होगी तो उससे याद कर सकते हो आप किस क्रॉप को हाई टेम्परेचर चाहिए, किसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, तो वो आसानी से ऐसे याद हो जाएंगी। और इवन आप 2-3 बारी पढ़ोगे ना, वो अपने आप आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। हमारी चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्ड से क्या समझते हैं? यानी कि एग्रीकल्चर में कुछ डेवलप करना मीन्स एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स। अब डेवलप करने का क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर में? यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना। तो इस ओवरऑल इस टर्म का क्या मीनिंग निकला कि एफर्ट अपनी साइड से लगाना कि जो फार्म प्रोडक्शन यानी कि खेत का जो प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ाया जा सके, ताकि वो जो डिमांड्स हैं, जो दिन प्रतिदिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं उनको हम मीट कर पाएँ। कई सारी जो है वेज हैं जिससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लाया जा सकता है। पहली वेज है जैसे इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। क्रॉप्ड एरिया यानी कि जिस एरिया में आप क्रॉप उगा रहे हो उसको बढ़ा दो। सेकेंड है नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन। जहाँ आप एक खेत में एक ही क्रॉप उगा रहे थे वहाँ पे आप 2 से 3 क्रॉप्स उगा लो। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़। आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ पानी अच्छे से देना शुरू कर दो। वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब का अरेंजमेंट कर दो। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड HYV सीड्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। और HYV का मतलब क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसी सीड्स की वैरायटी जो कि जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है, तो इन सीड्स का यूज़ कर सकते हो। और इन सीड्स का ना एक क्वालिटी होती है, इनको बहुत ज़्यादा इरिगेशन मतलब पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इनमें पेस्टिसाइड्स का भी बहुत यूज़ करना पड़ता है।
मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आप मशीन्स की हेल्प ले सकते हो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स। तो एफर्ट्स यही तो हुए कि आप फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा दो, तो आप ये एफर्ट कर सकते हो। क्रॉप एरिया बढ़ा सकते हो, यानी कि लैंड बढ़ा दो, क्रॉप्स जितने आप उगा रहे हो उससे ज़्यादा उगाने लग जाओ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर लो, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स यूज़ कर लो, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीन्स यूज़ कर लो। एम क्या होगा इसका? टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी, यानी कि हर एक पर्सन को एटलीस्ट रिक्वायर्ड फूड तो अवेलेबल कर पाएँ। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे उनकी जितनी लार्ज पॉपुलेशंस होती हैं वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब स्मॉल होल्डिंग्स, यानी कि छोटी छोटी जगहों पे क्रॉप्स को उगाया जाता है, मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस, अपने सर्वाइवल के लिए। लार्जर होल्डिंग्स जो है वो कहाँ पे सूटेबल हैं? कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब जो क्या समझ में आता है, देखो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर ना पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन कम है तो लैंड ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है जिसके कारण ये कमर्शियली जो है उस अपने एग्रीकल्चर को लेकर के जा सकते हैं। अब जिधर पहले ही लैंड कम है, एक जो 100 गज के ऊपर भी 3-3, 4-4 लोग जब बैठे हैं उस पर क्या ही उगेगा वैसे भी। तो जिधर तो वो पहले अपना सर्वाइवल ही तो देखेंगे। तो जिधर स्मॉल होल्डिंग्स है वहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जिधर लार्जर होल्डिंग्स है वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग होती है। ठीक है, सो हेयर वी केम टू एन एंड। रुको एक सेकेंड, ये नोट्स का तो एंड हो गया, ये पिक्चर्स मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ एक बारी। ये बनाना प्लांटेशन वही जिधर एक टाइम पे आप एक ही टाइप की जो फसल है, एक ही टाइप की क्रॉप है, उसको लार्जर प्रोपोर्शन में आप उसको उगा रहे हैं, बनाना प्लांटेशन। ये राइस कल्टीवेशन में क्या होता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं राइस के, उसको उगाया जाता है पानी के अंदर। ये वीट हार्वेस्टिंग, जब मशीन्स के थ्रू जो वीट है जब वो राइप हो चुका है अब उसको काट रहे हैं। बाजरा कल्टीवेशन, बाजरा क्या है? मिलेट्स, यानी कि क्वार्ट्स ग्रेन्स। मेज़ को जो है एक कॉर्न भी बोला जाता है, आपने सुना होगा। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा कलरफुल वैरायटीज़ मिलती हैं, ये कलर्स भी दिए हुए होंगे आपकी बुक में, ज़्यादा विजिबल हो गई है। हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट? काफ़ी सारे वर्जन्स हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। ये जो स्टोरी है इसकी मतलब इस डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट के पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, हर कोई अलग अलग बात बताता है। इन अबाउट AD 850, एनी डोमिनी 850 के ईयर के अंदर, काल्दी एंड अरब गोट हर्डर, यानी कि जो बकरियां चराता है जिसका नाम एक काल्दी था, वो पर्सन वॉज पजल्ड बाय द क्वेयर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक्स, टेस्टेड द बेरीज ऑफ एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग। वो जो है जो बेरीज़ हैं एक एवरग्रीन बुश के अंदर, यानी कि एक झाड़ी के ऊपर कुछ बेरीज़ लगी हुई थी जिनको उसकी जो गोट्स थी वो खा रही थी। तो उसने वो बेरीज तोड़ के उसको टेस्ट किया। ऑन एक्सपीरियंसिंग द सेंस ऑफ एक्सेलरेशन ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू दी वर्ल्ड। तो जब उसने उस प्लांट की उस बेरीज को खाया तो उसको एक सेंस ऑफ एक्सेलरेशन आई, तो उसने प्रोक्लेम किया कि कॉफ़ी की डिस्कवरी मैंने की है। अगर आगे चलें अब हम, तो देखो ये टी प्लांटेशन दिखाई गई हैं कुछ ऐसे। टी प्लांटेशन क्या बताई थी मैंने, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है टू पिक द टी लीव्स। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी भी वर्ड आया था ना हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। इन शॉर्ट क्या मतलब हुआ इसका? फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट होगी जब सारे वक्त सभी लोगों को एक्सेस होगा सफिशिएंट, जितना नीडेड है उतना साफ़ सुथरा न्यूट्रिशियस खाना, ताकि वो अपनी डाइटरी नीड्स यानी कि उनको जितनी कैलोरीज जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एटलीस्ट वो फुलफ़िल कर पाएँ, और फूड प्रेफरेंसेस भी हों, यानी कि कुछ चॉइसेस भी हों उनके पास खाने के लिए। ये नहीं कि सुबह शाम बस
वीट है तो बस वीट ही खाए जा रहे हैं, या राइस है तो राइस ही खाए जा रहे हैं। काफ़ी सारी वैरायटी हो ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी पाएँ। अब इसमें लास्ट टॉपिक ये आएगा, अ फार्म इन इंडिया एंड वर्सेस अ फार्म इन यूएसए। इसमें क्या बताया गया है, इंडिया के अंदर कैसी फार्मिंग होती है और यूएसए के अंदर कैसी फार्मिंग होती है। बेसिकली कुछ स्टोरीज बताई गई हैं। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद नाम का, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, जो कि एक गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है आदिलाबाद। उसमें एक मुन्ना लाल नाम का स्मॉल फार्मर रहता है जो कि 1.5 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर खेती करता है। उसका जो घर होता है वो मेन विलेज के अंदर होता है। तो वो क्या करता है कि एक हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो है वो सीड की वो ख़रीदता है मार्केट से एवरी ऑल्टरनेट ईयर, यानी कि एक साल छोड़ करके दूसरे साल। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस। तो लैंड जो है उसकी फर्टाइल है काफ़ी, और वो कम से कम पूरे साल में 2 क्रॉप्स तो एटलीस्ट ग्रो कर ही लेता है। नॉर्मली जो होती हैं वो होती हैं वीट और राइस, या फिर कभी बीच में पल्सेस भी आ जाती हैं। जो फार्मर है वो अपने फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स से जो है एडवाइस लेता है अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के रिलेटेड। अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा भी होगा और आपके पेरेंट्स अगर इसी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो जैसे गांव के अंदर भी कई बारी जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं वो आते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपकी इस ज़मीन पे कौन सी क्रॉप जो है वो आपको प्रेफर करना चाहिए। और क्या करता है, ही टेक्स अ ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर लेता है रेंट पे टू फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड, अपने खेत को जो है प्लो करने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग, कुछ उसके दोस्त जो हैं वो बुलक्स, अब ये जो पिक्चर के अंदर दिए गए हैं ये क्या है, ये भी तो बुलक्स ही है ना प्लोइंग के लिए। प्लोइंग क्या होता है, जब जो मिट्टी है उसको उखाड़ा जाए एक तरीके से, जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको नीचे डाला जाए, जो नीचे की जो फर्टाइल मिट्टी है उसको ऊपर लेकर के आया जाए, ताकि नए जो उसके अंदर नई क्रॉप के जो बीज हैं उसके अंदर सो किए जा सकें और उनको न्यूट्रिशन मिले। There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. पास में ही जो है वो ट्यूबवेल है जिससे वो इरिगेशन करता है अपनी फील्ड के अंदर। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। वो दूध भी बेचता है इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियरबाई टाउन। कोऑपरेटिव स्टोर क्या होता है कि एक ऐसी दुकान बना देंगे या एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरे जैसे गांव के कुछ मोस्टली सारे घर अपना जो दूध है वो एक्स्ट्रा दूध जो है वो वहाँ पे डाल सकें, और फिर गांव से वो शहर लेकर के जाया जाता है दूध और वहाँ पे बेचा जाता है। तो वो दूध भी बेचता है, और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है जो कि एडवाइस करता है कि आपको अपने जानवरों के लिए कैसा चारा डालना चाहिए। फॉडर मीन्स चारा। सेफ्टी मेजर्स कि आपको कैसे अपने जो लाइफ स्टॉक है, यानी कि जो भी आप जिन भी पशुओं का आप पालन पोषण कर रहे हो उनके रिलेटेड आपको कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए ताकि उनकी हेल्थ को बचाया जा सके। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिलेटेड भी जानकारी दी जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि समथिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम, और कौन कौन हेल्प करता है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो हेल्प करते हैं इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़ में समटाइम्स। और कई बारी वो जो है वो लोन भी ले लेता है, कुछ कभी बैंक से, कभी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि वो HYV सीड्स को ख़रीद सके। और कुछ इम्प्लीमेंट्स यानी कि कुछ उसके अलावा भी तो मशीन वगैरह चाहिए ना, जैसे स्प्रे मशीन्स और ये सब जो होते हैं जिससे फर्टिलाइज़र्स को स्प्रे किया जा सके। और जब वो फाइनली उसकी जब क्रॉप उग जाती है तो उस प्रोड्यूस को वो मंडी में जाके, जो कि एक नियर बाय टाउन यानी कि आसपास एक शहर में जाकर के वहाँ की मंडी में बेच देता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है उनके पास, सो दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो उनको फोर्स किया जाता है कि जो भी उनका जो उपज है, यानी कि उनकी जो रिज़ल्ट निकल के आया है एक तरीके से, उनकी जो फसलें हैं वो जा कर के मार्केट में बेच दें
भले ही वो मार्केट उनके फेवर में नहीं है, यानी कि भले ही उनके प्राइस कम चल रहे हैं मार्केट में, फिर भी उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि दे कैन नॉट वेट कि प्राइस हाई होंगे तब हम बेचेंगे, तब तक तो जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इन रिसेंट ईयर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप दी स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब इधर पिक्चर में दिखाया गया है एन एग्रीकल्चरल फील्ड इन इंडिया। क्या क्या देखा हमने कि एक जो इंडिया का फार्मर है उसमें क्या दिक्कतें और क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडिया की फार्मिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ये सीड्स वगैरह ले लेते हैं, ये कुछ फर्टिलाइज़र्स वगैरह, स्टोरेज फैसिलिटी की कमी होती है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें इम्प्रूव कर रही है। अवेयर करने के लिए एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स भेजे जाते हैं और मिल्क को बेचा जाता है, कुछ कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं और एक ईयर में दो से 3 क्रॉप उगा देते हैं और कुछ मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन उतने ज़्यादा मॉडर्न लेवल पे नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है चेंज आ रहा है। और लोन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अभी दी जा रही हैं, लेकिन फार्मर्स उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं वो जो है डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, अब ये है लास्ट टॉपिक, अ फार्म इन द यूएसए के अंदर कैसा फार्म होता है। जैसा इंडिया के अंदर अगर आपने सुना होगा 1 किला 2 किला ऐसे नहीं होता, यूएसए के अंदर जो एवरेज साइज़ होता है फार्म का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इंडिया के फार्म से। टिपिकल फार्म साइज़ यूएसए के अंदर होता है अराउंड 250 हेक्टेयर, और उसके पास कितना था 1.5 हेक्टेयर। फार्मर्स क्या करते हैं जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, वो अपने फार्म के अंदर ही घर बना लेते हैं। कुछ मेजर क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उनके द्वारा वो हैं कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। अब एक फार्मर दिया गया है जो कि मिड वेस्ट यूएसए के अंदर, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इट इज़ नॉट इन माई हैंड टू कंट्रोल दैट। जो हॉर्न नाम का एक फार्मर है जो कि मिड वेस्ट यूएसए में रहता है, इन द आयोवा स्टेट, ऑन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। 300 हेक्टेयर ज़मीन है उसके पास, वो कॉर्न उगाता है अपनी फील्ड में। कैसे? आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट्स द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप, यानी कि उगाने से पहले ही वो सॉइल की जांच करवाते हैं और वाटर रिसोर्सेज जितने रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, वो चेक करने के बाद वो जो कॉर्न की जो फसल है उसको उगाते हैं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। पेस्ट जो है वो पेस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपने सॉइल के सैंपल्स जो है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के अंदर वो सफिशिएंट है या नहीं, जिसके कारण जो हॉर्न है वो जो है एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को प्लान कर पाता है, यानी कि वो ये देख पाता है कि हमारी क्रॉप को कितनी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। एक सैटेलाइट से भी उसका कंप्यूटर लिंक्ड है जो कि ऊपर से एक ड्रोन लेवल की, यानी कि उसकी फील्ड की पूरी प्रिसाइज पिक्चर देते हैं। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का आसानी से वो यूज़ कर पाए, उसमें हेल्प हो जाती है इस पिक्चर्स को देख करके। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, ये कुछ मशीन्स के नाम दिए गए हैं। ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स होता है जो सीड्स हैं उनको उगाने के लिए एक मशीन है। लेवलर, यानी कि जो फील्ड है उसका एक लेवल कर देना उसकी सॉइल का। कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ग्रेन्स हैं फाइनली जब जो क्रॉप्स हैं वो राइपन अप हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उन ग्रेन्स को ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर किया जाता है या फिर मार्केट एजेंसी में डिस्पैच कर दिया जाता है। जो फार्मर्स हैं यूएसए के अंदर वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। बिजनेसमैन यानी कि एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस माना जाता है। इनपुट डालते हैं, देन कुछ आउटपुट आता है, फिर उससे प्रॉफिट कमाते हैं। सो हेयर वी केम टू एन एंड टू दिस चैप्टर आई थिंक। अरे ये जो है ना ये फ्लो चार्ट है एक तरीके से
जो मैंने आपको बताया था ना टाइप्स ऑफ फार्मिंग और उससे रिलेटेड। एक फार्मिंग कौन सी होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसके कितने टाइप हैं, 2 टाइप। फर्स्ट क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का क्या मतलब था, सर्वाइवल। इंटेंसिव कैसा, इंटेंसिव यानी कि स्मॉल प्लॉट्स पे जो खेती की जाए। और दूसरी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या होते हैं, पुराने तौर तरीक़ों से जो खेती की जाए। प्रिमिटिव के अंदर भी 2 तरीके की फार्मिंग होती है, एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरी होती है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट करते रहना, जिसमें वो बर्न एश फार्मिंग और ये सब होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि उसको जला करके और फिर उसकी एशेस से जो है उसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्रॉप्स को ग्रो करना और फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना। नोमैडिक फार्मिंग जहाँ पे हर्डर्स वगैरह या अपने जो पशुओं को चराते हैं वो आएगा। देन कमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी 2 तरीके की थी, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर जहाँ पे एक ही टाइम पे आप काफ़ी सारी क्रॉप्स को उगा रहे हो। प्लांटेशन का मतलब जहाँ पे एक ही टाइम पे आप लार्ज नंबर में एक ही क्रॉप को उगा रहे हो। तो ये फ्लो चार्ट है ना, अपना वर्ड से ही समझने लग जाओगे। सब्सिस्टेंस का क्या मतलब, कमर्शियल का, इंटेंसिव, प्रिमिटिव, शिफ्टिंग, नोमैडिक, मिक्स्ड, प्लांटेशन, वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या था। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर था अच्छे से समझ में आ गया हो। इफ़ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट देन कमेंट इट बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और बताना मुझे अगर आपको कोई चैप्टर को एक्सप्लेन करवाना है और मेरी हेल्प चाहिए आपको। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। Thank you so much for watching this video. You can support the channel, like this video and subscribe to our channel and share it with all your friends to help them out. Thank you guys.